Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 23rd of February 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. First news है फर्स्ट since standoff दिल्ली envoy travels to Beijing for border talks। तो WMCC की मीटिंग हुई है। WMCC क्या है? वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। अब इस मीटिंग की यहाँ पर न्यूज़ क्यों बनी है? तो बेसिकली ये जो मीटिंग हुई है ये इन पर्सन हुई है। गलवान वैली स्टैंड ऑफ के बाद यहाँ पर WMCC की जो भी मीटिंग्स हुई थी ये थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, लेकिन ये मीटिंग यहाँ पर इन पर्सन हुई है। अब इंडिया ने यहाँ पर इन पर्सन मीटिंग क्यों की होगी? तो उसका रीज़न भी यहाँ पर बताया गया। उसका रीज़न ये है कि इंडिया के पास SCO प्रेसिडेंसी है एंड इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो चाइनीज़ प्रीमियर हैं, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, ये इंडिया में आए SCO एंड G20 की मीटिंग के लिए। दूसरी बात ये है कि चाइना ये चाहता है कि बॉर्डर स्टैंड ऑफ को हम यहाँ पर सेपरेटली डील करें एंड बाकी ट्रेड रिलेशंस जैसे भी हैं हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इंडिया का ये कहना है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता है जब तक यहाँ पर डी एस्केलेशन नहीं होगा, जब तक यहाँ पर डिसएंगेजमेंट नहीं होगा। बाईलेटरल रिलेशंस एज यूजुअल नहीं हो सकते हैं कि चाइना को जो कहना है ना कि आप यहाँ पर बाईलेटरल रिलेशंस को नॉर्मलाइज करो, बॉर्डर स्टैंड ऑफ को हम यहाँ पर सेपरेटली डील करेंगे। इंडिया का कहना हम इसको सेपरेटली डील नहीं कर सकते हैं जब तक डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन नहीं होगा, बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें दिसंबर 2022 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में भी ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की थी। For the first time since the India-China border standoff began in 2020, India's top official in the Ministry of External Affairs dealing with China traveled to Beijing for the 26th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs. Delhi's move signals a willingness to move फॉरवर्ड, लेकिन ये सब कुछ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि LAC में सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। Delhi's move signals a willingness to move forward. The ostensible reason could be to ensure a high-level visit from the China, given that India के पास SCO की प्रेसिडेंसी, इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। Much will depend कि LAC ग्राउंड सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। तो बेसिकली इंडिया ने ये कह दिया है क्लियरली कि बॉर्डर सिचुएशन को हम सेपरेटली डील नहीं करने वाले हैं। हमारे बाईलेटरल रिलेशंस कैसे आगे बढ़ेंगे ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन होता है या नहीं होता है। चाइनीज ट्रूप्स की प्रेजेंस अभी भी देपसांग में बनी हुई है, देमचोक में बनी हुई है। ड्यूरिंग द continuing border standoff that began in eastern Ladakh in May 2020, 11 WMCC मीटिंग्स हुई, लेकिन ये सारी मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इस मीटिंग में अगर हम बात करें तो इस मीटिंग में यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ का ये कहना है कि दोनों ही साइड्स ने यहाँ पर रिव्यू किया है सिचुएशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया एंड प्रपोजल्स को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में डिसएंगेजमेंट हो गया था, लेकिन देपसांग एंड देमचोक यहाँ पर अभी तक डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया है एंड चाइनीज ट्रूप्स की प्रेजेंस बनी हुई है। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड दैट द बॉर्डर स्टैंड ऑफ हैज़ इम्पैक्टेड बाईलेटरल टाइज एंड बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता है जब तक डिसएंगेजमेंट एंड वाइडर डी एस्केलेशन नहीं होता है। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, इंडिया के पास SCO की प्रेसिडेंसी। SCO क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट इंडिया में आए। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी हैज़ एटलीस्ट 2 अपॉर्चुनिटीज़ टू कम टू इंडिया। SCO समिट जून जुलाई में होगी एंड जो G20 की समिट है ये सितंबर में शेड्यूल की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। शिवसेना रो। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है कि जो शिंदे लेड फैक्शन है ये यहाँ पर रियल शिवसेना है एंड यहाँ पर जो बो एंड एरो का सिंबल है ये यहाँ पर जो शिंदे लेड फैक्शन है इसको मिला है। तो उसके बाद जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे हैं सुप्रीम कोर्ट में गए। इनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के ऊपर स्टे लगा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम सिर्फ एक पार्टी को सुनकर स्टे नहीं लगा सकते हैं, हमें दूसरे पार्टी को भी सुनने की ज़रूरत है और उसके लिए यहाँ पर जो शिंदे ग्रुप है उसको नोटिस भेजा गया है। तो न्यूज़ तो सिर्फ ये है। हमने क्या क्या डिस्कस किया था? तो बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे डिसाइड किया है कि शिंदे लेड फैक्शन यहाँ पर रियल शिवसेना है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने लेजिस्लेटिव विंग में मेजॉरिटी देखी।
इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी क्यों नहीं देखी थी, इसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया। इसका रीज़न ये था कि 2018 में जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इस तरीके से चेंज किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ऑलमोस्ट अनडेमोक्रेटिक हो गया था। एक ही पर्सन के पास पावर आ गई थी अपॉइंटमेंट करने की। तो यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे थे यही सारे अपॉइंटमेंट कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी नहीं देखेंगे। एंड वैसे भी जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया तो आपने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म नहीं किया था। तो इंडिया में दूसरी प्रॉब्लम क्या है, तो इंडिया में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पार्टीज़ में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस में भी हाई कमांड, कांग्रेस में भी रिसेंटली ही इलेक्शंस हुए थे प्रेसिडेंट के। तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपको क्या नहीं मिलता है, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा हमने एक जजमेंट डिस्कस किया था, नाबाम रेबिया जजमेंट। इसमें क्या कहा गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था डेप्टी स्पीकर या स्पीकर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पॉसिबल है डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को डिसाइड करना अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ अगर उसके ही रिमूवल का नोटिस पेंडिंग है। तो अगर स्पीकर या डेप्टी स्पीकर के रिमूवल का नोटिस ही पेंडिंग है तो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पॉसिबल है डिसाइड करना डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। 10 शेड्यूल यहाँ पर डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि होतो हुलान केस में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो भी यहाँ पर स्पीकर का डिसीजन होगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने थे। अब हम चलते हैं आगे। ये जो आपको यहाँ पर न्यूज़ दिख रही होगी सिसोदिया फॉर स्नूपिंग यूनिट, ये न्यूज़ बिल्कुल पॉलिटिकल, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके ऊपर एक्सप्लेन्ड पेज पर भी एक आर्टिकल आया, हम उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। IT सर्वे वी स्टैंड अप फॉर BBC सेज UK गवर्नमेंट। तो ये BBC का क्या है, तो हमने डिस्कस किया था कि BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है प्राइम मिनिस्टर मोदी पर जो कि 2002 राइट से रिलेटेड था। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको ब्लॉक करा दिया गया। उसके कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो BBC के ऑफिसर्स हैं मुंबई एंड दिल्ली में, इसके ऊपर यहाँ पर IT सर्वे होता है। हमने डिफरेंस भी डिस्कस किया था कि IT सर्वे एंड IT सर्च में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर UK की सरकार का ये कहना है कि हम यहाँ पर BBC के साथ खड़े हैं, हम यहाँ पर फ्रीडम ऑफ द प्रेस को सपोर्ट करते हैं, रॉबस्ट डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है प्रेस। ये सब यहाँ पर UK गवर्नमेंट ने कहा। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस किया था, इंडिया में फ्रीडम ऑफ द प्रेस है या नहीं है, तो उसको लेकर आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, कुछ यहाँ पर रैंकिंग्स पता होनी चाहिए। इतना आपके लिए काफ़ी है। अब हम चलते हैं आगे। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता इसका मतलब ये है कि आपको उस टॉपिक का बैकग्राउंड नहीं आता है। तो अगर आप डेली एनालिसिस देखोगे या खुद से आप डेली न्यूज़पेपर रेफर करोगे और आप उसके स्टैटिक पार्ट देखोगे, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी कैसे देखी जाती है, अगर आप खुद से ही उसका स्टैटिक पार्ट रेफर कर लोगे तो आपको सारी न्यूज़ समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। कीव सीक्स दिल्ली सपोर्ट। तो यहाँ पर जो यूक्रेन है इसने यहाँ पर इंडिया का सपोर्ट मांगा है। अब इसने यहाँ पर इंडिया का सपोर्ट क्यों मांगा है, UN पीस रेजोल्यूशन के लिए। तो UNGA में एक रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, उसके सपोर्ट यहाँ पर मांगा है कीव ने। इसके अलावा यहाँ पर यूक्रेन ने तो सपोर्ट मांगा ही है, यहाँ पर यूरोपियन नेशंस ने भी सपोर्ट करने के लिए कहा है कि इंडिया से ये कहा है कि आप इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना। लेकिन यहाँ पर फ्रांस का ये कहना है कि इंडिया मोस्ट लाइकली अब्सटेन करेगा और इंडिया इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा। With Friday marking 1 year of Russia's invasion of Ukraine, Kyiv has reached out to Delhi for support on a resolution at the UNGA underlining कि lasting peace को find करने की ज़रूरत है। The text of the UNGA resolution, which has been drafted by the Ukraine in consultation with allies and discussed with several countries, will be put to vote at the end of a special emergency session of the UNGA in the next couple of days. And basically यहाँ पर यूक्रेन ने यही कहा इंडिया से कि आप इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना। इसके अलावा यूरोपियन नेशंस ने भी इंडिया को कहा है कि आप सपोर्ट करना। यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग फ्रांस एंड जर्मनी हैव रीच्ड आउट टू इंडिया एज वेल टू सपोर्ट द रेजोल्यूशन। लेकिन फ्रेंच डिप्लोमेटिक सोर्सेस ने यह कहा है कि इंडिया मोस्ट लाइकली यहाँ पर अब्सटेन करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रशिया से रिलेटेड जो भी रेजोल्यूशंस थे इंडिया ने मोस्टली यहाँ पर अब्सटेन ही किया है। इन द लास्ट 1 year इंडिया हैज़ अब्सटेन्ड several times while voting on the resolutions at the UN involving Ukraine. However, it has always underlined कि रिस्पेक्ट होना चाहिए UN चार्टर का, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है एंड इंटेग्रिटी। इंडिया ने ये ज़रूर कहा है कि UN चार्टर को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर बातचीत में यही कहा गया कि ग्लोबल साउथ के सपोर्ट की ज़रूरत है। द फॉर्मूला कॉल्स फॉर विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन। इनकी डिमांड किया है यूक्रेन की
कि जो रशियन ट्रूप्स हैं इनका विड्रॉल होना चाहिए फ्रॉम यूक्रेन, जो भी प्रिजनर्स हैं इनको यहाँ पर रिलीज़ किया जाना चाहिए, जो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है इसको यहाँ पर रिस्टोर किया जाना चाहिए, एंड गारंटीज ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इससे पहले भी इन्होंने 10 पॉइंट प्लान निकाला था, पीस प्लान। अब हम चलते हैं आगे। मिसयूज ऑफ पावर बाय बीजेपी। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली एक न्यूज़ यहाँ पर ये भी चल रही है कि जो शिवसेना है, तो शिवसेना का जो पार्टी ऑफिस है ये तो शिंदे लेड फैक्शन ने ले लिया, और जल्द ही यहाँ पर जो शिवसेना पार्टी के अकाउंट्स होंगे इसको भी यहाँ पर शिंदे लेड फैक्शन ले सकता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन यहाँ पर डिसाइड कर सकती है कि जो पार्टी के अकाउंट है ये किसके पास जाएंगे, या तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन इतना ही डिसाइड करेगी कि ये सिंबल किसके पास जाएगा एंड ये जो नाम है ये किसके पास जाएगा। तो ये यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन है। दिस मैटर कि जो पार्टी के बैंक अकाउंट्स है ये यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे या तो यहाँ पर शिंदे लेड फैक्शन के पास जाएंगे। तो दिस मैटर कैन बी डिसाइडेड बाय अ सिविल कोर्ट इफ ईदर साइड डिसाइड्स टू मूव इट। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड नहीं कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट बाय अपहोल्डिंग द इलेक्शन कमीशन डिसीजन इन द सादिक अली केस इन November 1971 ruled the commission while deciding the matter under paragraph 15 does not decide disputes about property। तो यहाँ पर पार्टी की प्रॉपर्टी का जो भी डिस्प्यूट है, पार्टी के बैंक अकाउंट का जो भी डिस्प्यूट है, इसका यहाँ पर एडजुडिकेशन होगा सिविल कोर्ट्स में। द प्रॉपर फोरम फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स अबाउट प्रॉपर्टी आर सिविल कोर्ट्स। तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर डिसाइड नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन सिर्फ यहाँ पर सिंबल को डिसाइड करेगा, एंड इसके अलावा यहाँ पर पार्टी का नाम किसके पास जाएगा इलेक्शन कमीशन सिर्फ इतना ही डिसाइड करेगा। When the commission ruled on a dispute between factions of the Congress in January 1971, it said it can only rule on the use of the registered name and symbols under the election symbols order 1968। एंड बाकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 1971 की रूलिंग है इन द सादिक अली केस, जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रॉपर फोरम जो एडजुडिकेशन की होगी ऑफ डिस्प्यूट्स अबाउट प्रॉपर्टी ये यहाँ पर सिविल कोर्ट्स है। अब हम चलते हैं आगे। रेज मिनिमम एडमिशन एज टू क्लास 1 to 6 सेंटर टेल्स स्टेट यूटीज़। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेट्स और यूटीज़ को ये कहा गया है कि यहाँ पर क्लास 1 में एडमिशन करने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए ये आप 6 साल रखो। किसी स्टेट में 5 साल है, किसी स्टेट में 4 साल है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनरोलमेंट रेशियो को काउंट करने में डिफिकल्टी होती है। On previous occasions, the center pointed out that not aligning the minimum age with the NEP stipulation was affecting the measurement of net enrollment ratios in different states। तो ये जो एनोमॉली है इसकी वजह से इनकरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, नहीं पता चल पाता है करेक्ट एनरोलमेंट रेशियो। तो उसके लिए यहाँ पर सेंटर ने सारे ही स्टेट्स को कहा है कि आप यहाँ पर 6 एज रखो क्लास 1 में बच्चे को एडमिट करने की। 900 ईयर ओल्ड पैरेट लेडी। तो पैरेट लेडी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। बेसिकली खजुराहो से इसको यहाँ पर स्मगल कर लिया गया था, इसको यहाँ पर कनाडा लेकर जाया गया था, लेकिन 2015 में इसका यहाँ पर रीपैट्रिएशन होता है। तो ये आपको दिख भी रहा होगा इमेज में पैरेट लेडी। जर्नी ऑफ 900 ईयर्स फ्रॉम खजुराहो वेयर इट वॉज इंस्टॉल्ड इन वन ऑफ द मेन टेम्पल्स टू बीइंग स्मगल्ड अब्रॉड, एंड वापस से 2015 में इसका यहाँ पर रिटर्न होता है। तो पैरेट लेडी न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए। द स्कल्पचर विच डिपिक्ट्स अ लेडी विद अ पैरेट नियर हर राइट ईयर, तो आपको दिख रहा होगा इमेज में, was seized from a person in Canada a few years ago and handed over by former Canadian Prime Minister to Prime Minister नरेंद्र मोदी, जब नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था कनाडा को इन अप्रैल 2015। तो क्या है पैरेट लेडी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। तो यहाँ पर एक रेयर जेनेटिक न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की बात की गई है जिसका नाम है SMA टाइप 2। SMA क्या है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसमें क्या होता है, तो मूवमेंट का प्रोग्रेसिव लॉस होने लगता है एंड जो लाइफ स्पैन है ये कम हो जाता है अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया। तो इसके लिए एक इंजेक्शन है, एक ड्रग है जिसका नाम है जोल्गेट्समा, और इसकी कॉस्ट यहाँ पर आई थिंक 17 करोड़ है, हाँ 17.5 करोड़ है, और उसको यहाँ पर नोवार्टिस ने बनाया है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि अब इसका इंजेक्शन इतना ज़्यादा महंगा है जिसकी वजह से यहाँ पर किसी के बच्चे को होता है तो वो यहाँ पर क्राउड फंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में हमेशा बना रहता है। तो आपको पता होना चाहिए SMA क्या है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अब हम चलते हैं आगे। टर्म ऑफ लॉ कमीशन एक्सटेंडेड टिल अगस्त 2024। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट, ये लॉ कमीशन आपको पता होना चाहिए। लॉ कमीशन यहाँ पर ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है बाई एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मेजर फंक्शन क्या है, लीगल रिफॉर्म्स को लेकर काम करना। द कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर एंड वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और इसकी मेंबरशिप में आपको लीगल एक्सपर्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट टेल्स ओरेवा टू पे ₹10 लाख ईच टू किन ऑफ डेड।
तो मोरबी ब्रिज कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। तो मोरबी ब्रिज कौन से रिवर के ऊपर है? तो मच्छू रिवर के ऊपर है। मच्छू रिवर यहाँ पर राइज करती है फ्रॉम द मार्डल हिल्स। ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। तो अभी हाई कोर्ट ने ओरेवा, बेसिकली यहाँ पर जिस कंपनी को काम दिया गया था ब्रिज को रिपेयर करने का, तो इस कंपनी को कहा है कि जो भी यहाँ पर केन ऑफ डेड है उसको आपको 10 लाख रुपए देने हैं। नेक्स्ट है वन बॉर्डरलेस। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो सिंगापुर का पे नाउ है एंड जो इंडिया का यूपीआई है, इसको यहाँ पर इंटरलिंक किया जा रहा है, जिसकी वजह से फंड्स ट्रांसफर करना आसान हो सकेगा। On Tuesday, the Union government unveiled India's first cross-border real-time payment systems linkage with the UPI connecting with Singapore's PayNow payment system. This connectivity, which will allow for the transfer of funds using only a UPI ID, mobile number or virtual payment address, is meant to provide a low-cost real-time option to users and आसानी से मनी को ट्रांसफर किया जा सकेगा क्रॉस बॉर्डर्स। फिर यहाँ पर बात की गई कि इंडिया ने 2022 में रिसीव किए थे $100 बिलियन ऑफ रेमिटेंसेस, linking the country's digital payment systems with those of other countries, the internationalization of the digital payments architecture, which is a very positive step. फिर यहाँ पर ये बताया गया कि यूपीआई की वजह से कितना ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज आया है, डिजिटाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है, डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं, अलॉन्ग विद द जेम ट्रिनिटी ऑफ जनधन आधार मोबाइल फोन्स, फंड्स ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। To begin with, only select banks such as the State Bank of India, ICICI Bank have been allowed by the Central Bank of India, जो कि इन ट्रांसफर्स को फैसिलिटेट कर सकता है। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि आपने फ़ोन पे एंड गूगल पे को क्यों एक्सक्लूड किया है, एंड ऑथर का ये भी कहना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गूगल पे एंड जो यहाँ पर फ़ोन पे है इसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। परहैप्स ओवर टाइम दीज प्लेटफॉर्म्स विल ऑल्सो बी ब्रॉट अंडर दिस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट हम चलते हैं गिविंग डेटा इट्स ड्यू। तो ये हम डिस्कस करते हैं कि डेटा यहाँ पर न्यू ऑयल है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा प्रोटेक्शन बिल की ज़रूरत है, ये सब कुछ तो ठीक है। तो आप जो इतना सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्या आप उसके पोटेंशियल को अनलीश कर पा रहे हो? क्या आप उसके पोटेंशियल को अनलॉक कर पा रहे हो? तो आप उसके पोटेंशियल को तभी अनलॉक कर पाओगे अगर आप यहाँ पर डेटा को कंपेयर कर सकते हो, आप यहाँ पर डेटा सेट बना सकते हो। तो ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पर डेटा सेट बनाओ, आप यहाँ पर डेटा को कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल लिया है एक स्टेट लेवल सिविल सर्वेंट का, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो सिविल सर्वेंट है इसको यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना है इन द लार्जेस्ट कम्युनिटीज़ जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी की कमी है। अब ऐसी कम्युनिटी जो कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है एंड लेकिन वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, इसको पहचाना, इसको जानना कि कौन सी कम्युनिटी है कि जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर 3 जगह से डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, 3 डेटा सेट होंगे। तो पहला डेटा सेट यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट का, दूसरा यहाँ पर मॉस्पी का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा यहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस का। तो जब आप यहाँ पर 3 जगह से डेटा को कलेक्ट करोगे, उसको आप डाउनलोड करोगे, तो सबसे पहले तो आपको राइट पोर्टल पता होना चाहिए कि ये सारा डेटा है कहाँ से। फिर आप इसको यहाँ पर डाउनलोड करोगे। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंगल लिस्ट बनानी पड़ेगी इन तीनों डेटा से। तो इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेसिकली ये सारा काम आपको किया हुआ मिल जाना चाहिए, उसके लिए ही यहाँ पर है NDAP, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली जो भी यहाँ पर डिफरेंट डेटा सेट्स होंगे ये इसको यहाँ पर कंपेयर करेगा, एक यहाँ पर सिंगल लिस्ट बनाएगा। NDAP serves foundational data sets from central and state government entities in machine-readable formats with a user-friendly interface and powerful analytics. तो डेटा है आपके पास, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। क्या आप उस डेटा की एनालिसिस कर पा रहे हो, ये यहाँ पर ज़रूरी। उस डेटा की एनालिसिस करो, उस डेटा को यूज़ करो गवर्नेंस को रिफॉर्म करने के लिए। अगर आपको यहाँ पर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की आप बात करते हो, अगर आप यहाँ पर पॉलिसी बनाने की बात करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को लेकर भी पॉलिसी बनानी, तो सबसे पहले आपके पास डेटा तो होना चाहिए ना, पैरामीटर्स को लेकर डेटा होना चाहिए, तभी तो आप यहाँ पर करेक्ट पॉलिसी बना सकते हो। Public data is often stored on platforms that are difficult to use and in formats that delay analysis. कंसीडर अ स्टेट लेवल सिविल सर्वेंट। तो बेसिकली जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना है इन द लार्जेस्ट कम्युनिटीज़ इन द स्टेट जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी की कमी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डेटा सेट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा होगा, दूसरा यहाँ पर मॉस्पी का होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड तीसरा यहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस हो गया। These data sets are all public, but finding them and downloading data for the right state takes time, और जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर नॉलेज भी होनी चाहिए of 3 separate portals, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। This is a technically daunting and time consuming process that should not be necessary अगर आपके पास टेक्नोलॉजी पहले से हो जो कि लिंक कर सके ऑल द डेटा ऑन अ सिंगल पोर्टल। विद NDAP in a matter of minutes the decision maker can access the data from all the 3 sources seamlessly linked to a single data set.
और जिसकी वजह से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकती है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑफन एग्जॉर्टेड कि हमें यहाँ पर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करने की ज़रूरत है। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग तभी हो सकती है जब आपके पास यहाँ पर डेटा हो। हाउएवर सच अ गोल कैन ओनली बी मेट विद एक्टिव कोलैबोरेशन विद स्टेट्स, हैंस एनडीएपी हैज़ बीन मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट सपोर्ट मिशन ऑफ नीति आयोग। तो आपको यहाँ पर एनडीएपी पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लबास्ता में ऑफिसर्स होंगे उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा एनडीएपी के बारे में, जिसकी वजह से वो यहाँ पर डेटा ड्रिवन पॉलिसीज बना सकें। नॉट द सेन ऑफ ओल्ड, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। लैब टू फील्ड, तो कल हमने डिस्कस किया था वीट की एक वैरायटी जिसका नाम है HD3385। इसकी यहाँ पर अर्ली सोइंग होगी और जिसकी वजह से इसकी यहाँ पर अर्ली हार्वेस्टिंग हो सकेगी और हीट वेव की जो इम्पैक्ट ये यहाँ पर कम हो सकेगा। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है, अगर हम पंजाब की बात करें तो वीट की सोइंग एंड पैडी के हार्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टबल बर्निंग होती है। और अगर वीट की और ज़्यादा अर्ली सोइंग होगी तो ये जो टाइम पीरियड है ये तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि स्टबल बर्निंग यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। ये जो वैरायटी है HD3385, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वीट की वैरायटी है। द IARI हैज़ डेवलप्ड अ वैरायटी HD3385 suitable for sowing in the second half of October as against the usual time from early to late November. तो early sowing, early harvesting. HD3385 has a longer window not only for grain development but also for vegetative growth of roots, stems and leaves. और IARI के साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से जो ईल्ड है ये भी 1 से 1.5 टन पर हेक्टेयर ज़्यादा ही होगी। सोइंग वीट इन अक्टूबर वुड ऑफकोर्स प्रेजेंट अ चैलेंज इन पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि यहाँ पर जो विंडो है ये और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी। दे रिजॉर्ट टू बर्निंग स्टबल इन ऑर्डर टू सो वीट इवन इन नवंबर। तो बेसिकली ये यहाँ पर एक इशू है जो कि ऑथर ने हाईलाइट किया है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग अ बलून। तो ये हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चाइना के बलून है इसने यहाँ पर यूएस के एयर स्पेस को वायलेट किया एंड यूएस ने इसको यहाँ पर शूट डाउन कर दिया। अब इसमें यह बताया गया है कि जो वोंग ई हैं इन्होंने यूएस से ये कहा कि आपका यहाँ पर इतना हिस्टोरिकल रिस्पांस था, इस तरीके से आप एक्ट क्यों कर रहे हो, बेसिकली वेदर बलून था एंड हो गया, चला गया आपकी टेरिटरी में, तो आप इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो। तो बीजिंग इज ट्राइंग टू पेंट द यूएस की यूएस एक रैश है इग्नोरिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स। बाय डूइंग सो इट मेक्स अ केस फॉर चाइनीज एक्सेप्शनलिज्म एंड इम्प्लाइज कि अमेरिका को सुपर पावर स्टेटस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अमेरिका यहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्म्स को इग्नोर कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो चाइना है ना ये खुद को बहुत ज़्यादा मॉरल पावर दिखा रहा है कि हम यहाँ पर हमेशा सही रहे, हम यहाँ पर अपराइट रहे, हम हमेशा मॉरली करेक्ट रहे, तो हमारे पास सुपर पावर स्टेटस होना चाहिए, ना कि अमेरिका के पास। Anthony Blinken and Wang Yi, top diplomats from the US and China respectively, finally met at the end of last week at the 59th Munich Security Conference after the former had cancelled his visit to Beijing, क्योंकि ये देखा गया कि Chinese surveillance balloons हैं in the US airspace. The Chinese first responded by expressing regrets कि हमारा बलून चला गया, बट लेटर फॉलोइंग द यूएस शूटिंग डाउन ऑफ द बलून, तो चाइना ने ये कहा कि ये आपका कैसा हिस्टोरिकल एक्शन है, अनथिंकेबल है एंड वन विच क्लियरली वायलेट्स कॉमन प्रैक्टिस एंड रेलेवेंट इंटरनेशनल लॉ, ये यहाँ पर कहना था। और फिर यहाँ पर चाइना ने ये कहा कि यूएस के पास भी यहाँ पर फ्लीट ऑफ बलून्स है एंड यहाँ पर यूएस के बलून्स हमें जिनजियांग में दिख रहे हैं, तिब्बत में दिख रहे हैं। हाउएवर इन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर्ड व्यू इट्स कंटिन्यूएंस इन पावर एट होम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट सेटिंग इट सेल्फ अपार्ट फ्रॉम द यूएस, की ये यूएस से ज़्यादा वर्दी कैसे है, तो ये खुद को ज़्यादा मॉरल पावर दिखा रहा है कि ये यहाँ पर ज़्यादा मॉरली करेक्ट है। दस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू शो कि यूएस यहाँ पर कितना मीन है, यूएस यहाँ पर कितना स्मॉल है, कितना अनक्वालिफाइड है फॉर द बर्डन्स ऑफ सुपर पावर स्टेटस। इसीलिए यहाँ पर वांग यहाँ पर यूएस को हिस्टोरिकल कह रहा है। A more sophisticated and perhaps easier approach that the Chinese have used is of drawing attention to their own long history and civilizational heritage. It is no wonder then that in his remarks at Munich, जिसमें वांग ने ये कहा था, a virtuous man acquires wealth in an upright and just way to highlight the apparently unfair American attempts. तो बेसिकली यहाँ पर जो अमेरिका है ये चाइना की इकोनॉमिक राइज को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा यहाँ पर वांग ई का कहना है। नेक्स्ट है स्टोरेज हर्डल ऑन नेट ज़ीरो ट्रैक। तो 2070 तक हमें यहाँ पर नेट ज़ीरो स्टेटस अचीव करना है। तो ऑथर ने यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट किया है, पॉइंट ये है कि जब तक आपके पास स्टोरेज नहीं होगा आप यहाँ पर नेट ज़ीरो अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब स्टोरेज की क्यों ज़रूरत है, तो फॉर एग्जांपल कभी यहाँ पर क्लाउड कवर हो जाए तो आप सोलर एनर्जी कैसे यूज़ करोगे, कभी यहाँ पर विंड की वेलोसिटी कम है तो आप यहाँ पर विंड एनर्जी कैसे यूज़ करोगे।
तो रिन्यूएबल्स के ऊपर अगर आपको यहाँ पर डिपेंड करना है तो आपको यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी जनरेट करनी पड़ेगी. तो इंडियाज पुश टुवर्ड्स decarbonization has to be backed with adequate storage facilities. The first is that the storage will handle the intermittency problem. For example, cloud cover नहीं है या तो wind velocity में drop आ गया है. Second, coal based generation can't be phased out till such time as we can rely on stored energy to provide electricity in the non solar hours. तो हमें यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी पर रिलाई करने की ज़रूरत है, और स्टोर्ड एनर्जी के ऊपर आप तभी रिलाई कर सकते हो जब आपके पास स्टोरेज स्पेस हो. As of now, we are not feeling the pinch because we have more than 200 gigawatt of coal-based capacity. With batteries and pump storage, तो बैटरी की कॉस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है. India's growth in renewable capacity is likely to hit a roadblock क्योंकि हमारे पास inadequate storage capacity है, इसको हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. फिर यहाँ पर ऑथर ने डिस्कॉम्स की बात की है, तो स्टोरेज विल नॉट बी आर ओनली रोड ब्लॉक. दूसरा हमारा रोड ब्लॉक है डिस्कॉम्स. तो डिस्कॉम्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है. द एडिशनल सोलर एंड विंड कैपेसिटी हैज़ टू कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड नो डेवलपर इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड अनलेस कोई क्रेडिबल पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो. तो इसके ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है. जब आप इसके ऊपर यहाँ पर काम करोगे तभी आप 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव कर पाओगे. नेक्स्ट है सी इज़ द लिमिट. तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे. ह्यूमन बींग्स, तो इस आर्टिकल में बताया गया, तो सबसे पहले मैं आपको जिस्ट बता देती हूँ. तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ही नहीं है. इतने साल हो गए एंड आपके पास अभी तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ही नहीं है. आपने यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन आपके पास अभी तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ही नहीं है. ह्यूमन बींग्स शुड नेवर ग्लोट ओवर द मिजरी ऑफ अदर्स. ग्लोट मतलब किसी के साथ बुरा हो रहा है तो खुश होना. जैसे पाकिस्तान के साथ बुरा हो रहा है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक किया मॉस्क पे, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है. तो ह्यूमन बींग्स शुड नेवर ग्लोट ओवर द मिजरी ऑफ अदर्स इवन इफ द विक्टिम, भले ही विक्टिम आपका एनिमी स्टेट क्यों ना हो. द हार्डशिप्स एंड privations of the Pakistani people are part of the general misery of humankind and no cause for vulgar satisfaction. With the lack of self-sufficiency in basic materials and foreign exchange नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है पाकिस्तान में, the state's power is tenuous and terrorism wrecks society. तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने रिसेंटली अटैक किया था मॉस्क पर पेशावर में. Despite all this, there is a lobby of strategic thinkers in India. We believe that कि हमारा कंट्री यहाँ पर threatened by a two-front war, तो चाइना एंड पाकिस्तान. फिर यहाँ पर वॉर की बात की गई है जो चाइना के साथ हुआ, जो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ हुआ. Strategic scenarios change over time as the US-Japanese alliance against China demonstrates. तो सारे चेंजेस होते हैं, और चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि इन कंट्री में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को राइट करते हैं और हर 4 साल में अपडेट करते हैं. तो क्या इंडिया के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है? तो नहीं है. इन इंडिया वी हैव नो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन द फर्स्ट प्लेस. तो अपडेशन की बात तो छोड़ ही दो अगर आपके पास यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ही नहीं है. फिर यहाँ पर बात की गई है डिफेंस मिनिस्टर की, कि डिफेंस मिनिस्टर बार बार इस बात को रीइटरेट करते हैं कि हम अपना 1 इंच लैंड भी चाइना को नहीं देंगे. लेकिन आपके पास तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं. आपकी क्या स्ट्रेटजी, आप कैसे एक्ट करोगे? तो स्ट्रेटजी तो बताओ अपनी. तो सिंस देन वी हैव हैड 5 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बट द डिफेंस बजट इज क्लियरली अ केस ऑफ केटरिंग अगेंस्ट अ टू फ्रंट वॉर बाई फाइनेंसिंग द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी. लेकिन हमारी जो नेवी एंड एयर फोर्स है ये यहाँ पर अंडर फंडेड है. वी हैव क्रिएटेड द इंस्टीट्यूशन टू राइट अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, लेकिन अभी तक हमारे पास एक भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है ये. फिर यहाँ पर CDS की बात की गई है. CDS यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं. तो इस प्लान के ऊपर भी काम नहीं हो रहा है. तो इफ़ दे डू सो द इंटीग्रेटेड स्टाफ कैन स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट. तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अगर यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं बन रही तो वो बता दें कि वो नहीं बना सकते हैं. तो हाउ लॉन्ग विल द कंट्री वेट फॉर द NSC टू थ्रो अप its hands in surrender about its inability to write an NSS? If they do so, the integrated staff यहाँ पर एक क्लीन स्लेट पर काम शुरू करे एंड नेशनल मिलिट्री स्ट्रेटजी को बनाया जाए, थिएटराइजेशन प्लान बनाया जाए, क्योंकि सब तो आपका वेट करें कि आप यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दोगे. In the 21st century, both theaterization and the geographical difficulties India faces in the Himalayas dictate कि हमारे पास ओशियानिक ग्रैंड स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हमें यहाँ पर ओशियानिक ग्रैंड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है. ये यहाँ पर ऑथर का सजेशन है. द फीडबैक यूनिट केस बिल्कुल पॉलिटिकल आर्टिकल, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट है व्हाट इज अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट. तो सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ये कहता है करप्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, प्रमोशन और अटेम्प्टेड प्रमोशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ एनमिटी और हेट्रेड बाय अ कैंडिडेट. अब यहाँ पर केस क्या था? तो केस ये था कि यहाँ पर जो एक पर्सन था जो MLA इलेक्ट हुआ था, बेसिकली उसने अपनी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत दी थी.
तो क्या उसने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत दी थी, क्या ये करप्ट प्रैक्टिस है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट? तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्शन इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। लोग यहाँ पर किसी पर्सन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखकर वोट नहीं करते हैं, ये यहाँ पर कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड ऑन मंडे दैट नो वन इन इंडिया वोट्स फॉर अ कैंडिडेट कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, एंड दस प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ पर कैंडिडेट ने अपनी क्वालिफिकेशन फॉल्स भी दी है तो हम इसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं कंसिडर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 123 सब सेक्शन 2 एंड 123 सब सेक्शन 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो न्यूज़ सिर्फ यही है कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत दी है तो इसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं कंसिडर किया जा सकता है अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। फिर यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 123 की। अंडर सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, करप्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड प्रमोशन और अटेम्प्टेड प्रमोशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ एनमिटी और हेट्रेड बाय अ कैंडिडेट। सेक्शन 123 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डिफाइंस अनड्यू इन्फ्लुएंस एज एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस। तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्री एक्सरसाइज है ऑफ एनी इलेक्टोरल राइट, उसके साथ यहाँ पर इंटरफेयर करना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, फॉल्स स्टेटमेंट्स देना। एक यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट ये है कि बेसिकली अगर हम बात करें तो इलेक्शन को यहाँ पर एनल कर दिया जाएगा अगर वोट्स यहाँ पर मांगे गए हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज। ठीक है, कि यहाँ पर इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर वोट्स यहाँ पर सॉर्ट किए गए हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज। तो 7 जज बेंच इसके लिए बनाई गई थी, और 7 जज बेंच में यहाँ पर जो डिसेंटिंग ओपिनियन था, डिसेंटिंग ओपिनियन हम इसीलिए डिस्कस करें क्योंकि ये कहा गया था टू होल्ड दैट अ पर्सन हु सीक्स टू कंटेस्ट एन इलेक्शन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्पीकिंग ऑफ द लेजिटिमेट कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी है और उसकी जो लैंग्वेज है वो इंडेंजर्ड है, तो क्या उस लैंग्वेज के नाम पर कि हम आपके लैंग्वेज को लेकर सेव करने की कोशिश करेंगे, हम इसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे, तो इसको आप करप्ट प्रैक्टिस नहीं कंसिडर कर सकते हो। टू होल्ड दैट अ पर्सन हु सीक्स टू कंटेस्ट एन इलेक्शन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्पीकिंग ऑफ द लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ सिटीजंस। तो बेसिकली जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रह जाएगी, बेसिकली सिर्फ ये एक आइडिया रह जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। वुड बी रेमेडीड इज टू रिड्यूस डेमोक्रेसी टू एन एब्स्ट्रैक्शन। ये यहाँ पर डिसेंटिंग जजमेंट था। नेक्स्ट द हायर पेंशन ऑप्शन, तो ये हमने डिस्कस किया था, बेसिक्स हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 ओरिजिनली पेंशन स्कीम को नहीं प्रोवाइड करता था। ईपीएस जो कि ईपीएफओ के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, ये 1995 में आती, तो ईपीएस एडमिनिस्टर्ड बाय द ईपीएफओ केम इनटू बीइंग इन 1995। एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयड्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं 12% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 12% एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 12%। जो एम्प्लॉय का 12% होता है ये पूरा ईपीएफ में जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय का 12% यहाँ पर ईपीएफ में जाता है, जो एम्प्लॉयर का 12% होता है ये स्प्लिट होकर जाता है। 3.67% ये ईपीएफ में जाता है और 8.33% ये ईपीएस में जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये कंट्रीब्यूट करती है 1.16% फॉरेन एम्प्लॉयज पेंशन। तो एम्प्लॉय यहाँ पर पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट नहीं करता। हमने डिस्कस किया ना कि जो एम्प्लॉय का पूरा पोर्शन है ये पूरा ईपीएफ में जाता है, तो एम्प्लॉयज एंटायर कंट्रीब्यूशन गोज टू ईपीएफ। लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉय का 12% है ये यहाँ पर स्प्लिट होकर जाता है, 3.67% ईपीएफ में जाता है और 8.33% ईपीएस में जाता है। जब ईपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी थी 5,000 रुपये। इसको सब्सिक्वेंटली रेस किया गया, फिर 6,500 की गई। 2014 में इसको 15,000 किया गया, तो मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी को 15,000 किया गया था। द पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन करेंटली इज 8.33% ऑफ ₹15,000, जो कि हो गया 1250, अनलेस द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर हैव ऑप्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट एट एक्चुअल बेसिक सैलरी एक्सीडिंग द पेंशनेबल सैलरी। तो अगर हम प्री अमेंडमेंट स्कीम की बात करें, 2014 में अमेंडमेंट हुआ था। द पेंशनेबल सैलरी वॉज कंप्यूटेड, तो सैलरी को कैसे कंप्यूट किया जाता था पेंशनेबल सैलरी, तो बेसिकली 2014 अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि 5 साल, जो पिछले 5 साल की आपकी सैलरी होगी उसके एवरेज के बेसिस पर कंप्यूट किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर सिर्फ पिछले 12 महीने की जो सैलरी है उसके बेसिस पे कंप्यूट किया जाता था। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी, अगर पिछले 12 महीने के बेसिस पर कंप्यूट किया जाएगा तो पेंशनेबल सैलरी ज़्यादा होगी अगर पिछले 5 साल से कंपेयर किया जाए। ठीक है, एवरेज निकाला जा रहा है क्योंकि जो सैलरी है वो आने वाले समय में बढ़ती जाती है ना। तो व्हाट वर द 2014 अमेंडमेंट्स इन ईपीएस? द अमेंडमेंट्स ऑफ अगस्त 2020 to 2014 raised the pensionable salary cap to ₹15,000 a month। तो यहाँ पर pensionable salary cap 15,000 थी and allowed members along with their employers to contribute 8.33% on their actual salary towards EPS।
तो जो भी ईपीएस मेंबर्स थे उनको यहाँ पर 6 महीने का टाइम दिया गया कि आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हो फॉर द अमेंडेड स्कीम। 6 महीने का टाइम दिया गया और इस विंडो को यहाँ पर 6 महीने और एक्सटेंड किया जा सकता था एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अब यहाँ पर कुछ मेंबर्स का ये कहना है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, हमें नहीं पता था कि ये अमेंडमेंट हुआ और हम यहाँ पर ऑप्ट नहीं कर पाए। तो मेंबर्स ऑप्टिंग फॉर पेंशन लिंक्ड टू एक्चुअल सैलरीज एक्सीडिंग द वेज सीलिंग वर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एन एडिशनल 1.16% ऑफ their salary towards the pension fund. Those who did not exercise the option within the stipulated or extended period were deemed to have कि इन्होंने ऑप्ट नहीं किया है for the contribution over the pensionable salary. तो उसके बाद ये कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है? अ 3 जज बेंच ऑफ देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड बाकी जो भी जस्टिस थे, इन्होंने 2014 के अमेंडमेंट को अपील किया बट एक्सटेंडेड कि यहाँ पर लोगों को टाइम दिया जाए कि ये ऑप्ट कर सकें फॉर द न्यू स्कीम। The operation of the amendment requiring members to make the 1.16 contribution was suspended by the court for 6 months. तो बेसिकली यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था, members opting for pension linked to actual salaries exceeding the wage ceiling were required to contribute an additional 1.16%. इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया फॉर 6 months. What does this mean for EPFO and members of EPS? अब इसका क्या मतलब है EPFO और members of EPS के लिए? अब इसकी वजह से यहाँ पर जो सैलरी है, पेंशन है, ये यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा। अब पेंशन यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा तो इसकी वजह से क्या नुकसान है? तो बेसिकली यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ईपीएस प्रोवाइड्स एम्प्लॉय विद पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 58 इफ दे हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान यहाँ पर 58 में रिटायर होता है और उसने यहाँ पर 10 साल की सर्विस की और उसको यहाँ पर पेंशन मिलेगी और वो यहाँ पर 78 साल तक जीता है, तो बेसिकली आपको उसको 20 साल तक पेंशन देना पड़ेगा। इफ़ अ मेंबर लीव्स एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एजेस 50 एंड 57, तो ये यहाँ पर पेंशन को अवेल कर सकता है, लेकिन पेंशन यहाँ पर थोड़ी कम होगी। For EPFO, this will mean a stream of sharply higher pension payouts when linked to actual basic salary rather than the rupees 15,000 ceiling. For instance, an employee may have worked and contributed for pension for 10 years, but after superannuation at age 58, इसको यहाँ पर पेंशन मिलती रहेगी जब तक इसकी यहाँ पर डेथ नहीं हो जाती, which could be a period far exceeding the contributory period. तो उसने यहाँ पर 10 साल के लिए कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन हो सकता है कि उसको आपको 20 साल तक पेंशन देने पड़ जाए, तो विच वुड बी अ पीरियड फॉर एक्सीडिंग द कंट्रीब्यूटरी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। द पे आउट्स कुड एक्सटेंड बियॉन्ड द डेथ ऑफ द मेंबर, क्योंकि यहाँ पर ये भी प्रोविजन है कि जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर उसको भी पेंशन दी जाएगी। तो ये बताया गया कि लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन टाइम्स ऑफ हायर इन्फ्लेशन एंड विद एक्चुअल सैलरीज हैविंग राइज एंड वे बियॉन्ड द पेंशनेबल सैलरी कैप ऑफ रुपीज 15,000, ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छा सोशल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करेगा फॉर वर्कर्स आफ्टर रिटायरमेंट। तो वर्कर के लिए तो बेनिफिट ही है, उसको यहाँ पर सिक्योरिटी कवर मिल पाएगा। सीएटल बैन्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो सीएटल यहाँ पर पहला यूएस सिटी बना है जिसने यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आउटलॉ किया है। अगर हम इंडियन माइग्रेंट्स की बात करें तो कितने इंडियंस यहाँ पर अब्रॉड में रहते हैं? द यूएस इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन लिविंग्स अब्रॉड। 1980 में कुछ यहाँ पर 2 लाख लोग रहते थे, आज 2.7 मिलियन रहते हैं 2021 में। नेक्स्ट है एस्केलेशन वरीज राइज इन वेस्ट एस पुतिन अनाउंसेस शी विजिट। तो बेसिकली यहाँ पर जो शी जिनपिंग है ये जाने वाले हैं रशिया। तो कुछ टाइम पहले यूएसए ने चाइना से ये कहा था कि आप यहाँ पर लीथल वेपन्स मत देना रशिया को, और ऐसे में यहाँ पर चाइनीज़ प्रीमियर विजिट करने वाले हैं, तो क्या ये वेपन्स देंगे नहीं देंगे उसके बारे में आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान टू गेट फ्रेश लोन ऑफ $700 मिलियन फ्रॉम चाइना टू बूस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स। तो चाइना से और ज़्यादा लोन ले रहा है यहाँ पर पाकिस्तान अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बूस्ट करने के लिए। सेंसेक्स फॉल्स ओवर 900 पॉइंट्स। तो ये सेंसेक्स निफ्टी क्यों फॉल हुए हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो फेडरल रिजर्व है, बेसिकली यहाँ पर यूएसए का आरबीआई, ये यहाँ पर रेट को हाइक कर सकता है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकता है। अब ये यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? तो आरबीआई क्यों रेपो रेट को इंक्रीज़ करता है? इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। सिमिलरली ये भी यहाँ पर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ साइन ऑफ डीप ट्रस्ट इजरायली एनवॉय ऑन अडानीज हाइफा पोर्ट। तो मुझे सिर्फ आपको हाइफा पोर्ट की लोकेशन बतानी थी एंड हाइफा पोर्ट यहाँ पर अडानी ग्रुप को मिला है। बैटल ऑफ हाइफा ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो बैटल ऑफ हाइफा आप खुद से पढ़ सकते हो, अगर आप पीडीएफ बाय करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपको खुद से पढ़ना है। यहाँ पर एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स की बात की गई कि एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स की वजह से यहाँ पर इंडिया के जीडीपी बूस्ट हो जाएगा बाई $507 बिलियन। तो एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल क्लाउड आर्किटेक्चर में स्किल्स होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट आना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसको बोलेंगे एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स। अब ये किसने बताया है? तो ये रिसर्च रिपोर्ट है जो कोई रिलीज़ की गई है अमेजॉन के द्वारा। तो ये रिसर्च रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो।
ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूज़र ID टू द मेंशन ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम है रिवीजन सीरीज, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया कि WMCC की जो मीटिंग हुई है ये इन पर्सन मीटिंग हुई है। इन पर्सन मीटिंग क्यों हुई होगी उसका यहाँ पर रीज़न बताया गया कि इंडिया बेसिकली ये चाहता है कि चाइना से हाई लेवल विजिट हो SCO की मीटिंग में एंड यहाँ पर G20 की मीटिंग, क्योंकि दोनों ही प्रेसिडेंसी यहाँ पर इंडिया के पास है। फिर यहाँ पर कीव का ये कहना है कि हम कीव को सपोर्ट करें फॉर UN पीस रेजोल्यूशन, एंड यूरोपियन नेशंस ने भी इंडिया से कहा कि इंडिया यहाँ पर सपोर्ट करे इस रेजोल्यूशन को। शिवसेना रो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे इलेक्शन कमीशन ऑर्डर, तो यहाँ पर हमने लेजिस्लेटिव विंग मेजॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल विंग मेजॉरिटी, नाबाम रेबिया जजमेंट, ये सब हमने डिस्कस किया, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट BBC, ये इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसफर प्राइसिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, यहाँ पर जो पार्टी के अकाउंट्स हैं, पार्टी के प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर क्या इलेक्शन कमीशन डिसीजन दे सकता है, तो नहीं, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन डिसीजन नहीं दे सकता है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो कि सादिक अली में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। नेक्स्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं। पैरट लेडी, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है, पैरट लेडी क्या है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी, तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी ये आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए एक इंजेक्शन है जो कि नोवार्टिस ने बनाया है, जिसका नाम है जोल्गेंस्मा। आगे हम चलते हैं, लॉ कमीशन के बारे में डिस्कस किया है कि लॉ कमीशन यहाँ पर कैसी बॉडी है। फिर यहाँ पर हाई कोर्ट ने औरेवा से ये कहा है कि जो जिन भी लोगों की यहाँ पर डेथ हुई उनके किन को आपको 10 लाख रुपए देने हैं। तो यहाँ पर हमने मोरबी ब्रिज के बारे में डिस्कस किया। मोरबी ब्रिज यहाँ पर कौन से रिवर के ऊपर है, मच्छू रिवर के ऊपर। मच्छू रिवर यहाँ पर राइज करती है फ्रॉम द मार्डला हिल्स। नेक्स्ट, वन बॉर्डरलेस, तो सिंगापुर के पेनाउ से यहाँ पर जो UPI का इंटरलिंकेज हुआ उसके बारे में कहा गया है। गिविंग डेटा इट्स ड्यू, तो यहाँ पर NDAP की बात की गई है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो NDAP का क्या बेनिफिट है, बेसिकली ये यहाँ पर बहुत सारे डेटा को सिंगल डेटा सेट में लिंक कर सकता है। जो भी यहाँ पर डेटा है उसको लिंक करके एक इंटीग्रेटेड सिंगल डेटा सेट बना सकता है। तो जिस डेटा का यूज़ करके यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकती है। लैब टू फील्ड, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया HD3385 जो कि वीट की वैरायटी है। फ्लोटिंग अ बलून ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो हमें स्टोरेज कैपेसिटी को बनाने की ज़रूरत है अगर हमें नेट जीरो स्टेटस अचीव करना है। फिर यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि इतना टाइम हो गया अभी तक आपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आप जल्दी यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाओ। अगर आपसे नहीं बन रही तो आप ये काम CDS को दे दो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिस की बात की गई, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि अगर कोई अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, तो इसको यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिस नहीं कंसिडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 123 सबसेक्शन 2 एंड 123 सबसेक्शन 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, क्योंकि कोई किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखकर वोट नहीं करता है। द हायर पेंशन ऑप्शन, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। तो ओरिजिनली इसमें पेंशन स्कीम ये नहीं प्रोवाइड करता था। EPS जो कि एडमिनिस्टर की जाती है बाय द EPFO केम इनटू बीइंग इन 1995। एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं 12% ऑफ द एम्प्लॉयज़ बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। जो एम्प्लॉय का 12% होता है ये यहाँ पर EPF में जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयर का 12% होता है इसमें 3.67% EPF में जाता है और 8.33% EPS में जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करती है 1.16% फॉरेन एम्प्लॉयज़ पेंशन। तो पहले मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी थी 5,000, फिर हुई 6,500, फिर हुई 15,000, फिर 2014 में अमेंडमेंट किया गया। प्री अमेंडमेंट स्कीम द पेंशनेबल सैलरी वॉज कंप्यूटेड एज द एवरेज ऑफ द सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द 12 मंथ्स। फिर अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि पिछले 5 सालों का हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। व्हाट वर द 2014 अमेंडमेंट्स इन EPS, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि क्या 2014 अमेंडमेंट्स थे। and allowed members along with their employers to contribute 8.33% on their actual salaries, अगर ये भले ही कैप को एक्सीड क्यों ना करती हो। तो यहाँ पर 15,000 की कैप हो, अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा है तो आप उसके ऊपर यहाँ पर 8.33% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ मेंबर्स का ये कहना था कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी एंड हम ऑप्ट नहीं कर पाए इस स्कीम के लिए, तो हमें यहाँ पर ऑप्ट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको और विंडो दो ऑप्ट करने के लिए, तो इनको बेसिकली यहाँ पर विंडो प्रोवाइड की गई है। अब इसकी वजह से EPFO एंड EPS के ऊपर
क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो ये कहा गया, इसका मतलब ये कि हायर पेंशन पे आउट्स होंगे, लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी व्हेन लिंक्ड टू एक्चुअल बेसिक सैलरी रादर देन द ₹15,000 सीलिंग। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर एम्प्लॉय ने सिर्फ 10 साल सर्विस की और वो यहाँ पर 58 में रिटायर हो जाता है, तो 20 साल तक हो सकता है कि आपको उसको पेंशन देनी पड़ जाए अगर वो यहाँ पर 78 साल तक जिंदा रहता है। नेक्स्ट, सियाटल बैंस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये न्यूज़ इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। फिर हमने यहाँ पर इकॉनमी पेज पर डिस्कस किया कि जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है एंड द रिजर्व बैंक, ये यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकता है और जिसकी वजह से हमें सेंसेक्स निफ्टी हर जगह फॉल देखने को मिल रहा है। फिर हाइफा पोर्ट डिस्कस किया। हाइफा पोर्ट कहाँ पर है? इजराइल में। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।